देखिए, सबसे पहले तो मैं माइनॉरिटी या अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो खुद देखते रहें, खुद अपना आत्ममंथन करें कि पिछले 70 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ है, झुंझुनू विधानसभा की मैं बात करूं तो उन्होंने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। कांग्रेस के हमेशा से वो वफादार सिपाही रहे हैं। लेकिन उनको मिला क्या? ले दे के लास्ट में आते आते झुंझुनू की नगर परिषद में उनको सभापति का पद जरूर दिया जाता है, परंतु वो क्या है कि वो देते नहीं हैं। इनके संख्या बल ही इतना है झुंझुनू नगर परिषद में कि वो ऑटोमेटिक इनके, जब अगर किसी नगर परिषद में 30 आपको पार्षद चाहिए और 31 आप ही के समाज के जीत के आ रहे हैं। कोई माँ है, वो ऐसा नहीं है कि कभी भी अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है, वो हमेशा प्यार करती है, परंतु उसको भी माँ दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। बिल्कुल। तो जब तक आप अपने हक की मांग नहीं करो, मेरा तो ये मानना है कि एक बार हमने तो माइनॉरिटी के ऊपर टिकट देके उनको, उन पे विश्वास जताया, एक बार आपके काम जो है वो जरूर होंगे तो मैं साथ बैठ जाऊंगा। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं 10/11। राजस्थान में उपचुनाव का माहौल है और अभी हम मौजूद है ज़िला झुंझुनू में। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष भाजपा नेता डॉक्टर कमल चंद सैनी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद अब्दुल जी। सर, आप और राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष है, काफ़ी सारी आपसे बातचीत करनी है मेडिकल रिलेटेड। जैसे कोरोना का दौर था, उसमें आपने क्या क्या सेवाएं दी? देखिए, कोरोना का दौर जो था वो एक मानवता के लिए बहुत ही ये मान लीजिए कष्टदायक और पीड़ादायक दौर था, जिसमें अपनों ने अपनों को भुला दिया था जी। लेकिन ऐसे समय में जो चिकित्सक हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप देखिए, जब किसी भी बॉर्डर के ऊपर जब हमला होता है तभी वहाँ के सैनिकों की जो जिम्मेदारी होती है उसका हमें एहसास होता है। तो ऐसी ही जो एक विपदा जो है वो मानवता के ऊपर आई थी उस समय, तो उस समय चिकित्सक होने के नाते भी और एक मानव होने के नाते भी हमारे धर्म और हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम जो पीड़ित मानवता जो उस समय संकट में थी उसकी सेवा करें। तो यहाँ पर मेरा पहला प्राइवेट अस्पताल था जिसने कोरोना के मरीजों के लिए अपने दरवाजे खोले। जिस समय सब लोगों ने अपने दरवाजे अपने ही लोगों के लिए बंद कर लिए थे, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, वो इस डर में थे कि कहीं इस बीमारी के चपेट में हम ना आ जाएं। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और सबसे पहले झुंझुनू के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपने दरवाजे कोरोना के मरीजों के लिए खोले और भगवान की बड़ी कृपा रही कि यहाँ पे लगभग हमने 125 कोरोना मरीजों का इलाज किया भर्ती करके। बाकी तो बाहर तो अनगिनत काफ़ी मरीजों का इलाज हुआ जो अपने घर पर रहकर इलाज रह रहे थे, लेकिन जो गंभीर दृष्टि से मरीज़ थे उनमें से हमने लगभग 125 मरीजों का इलाज फर्स्ट वेव में किया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 डेथ हुई। ताकि आप देखोगे तो अपने जयपुर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके बजाय भी हमारी सक्सेस रेट बहुत अच्छी रही थी उस समय। और यहाँ के लोगों को उस समय जब जयपुर के अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, उस समय हमने यहाँ के लोगों को बेड उपलब्ध करवाए, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई और उनका पूरा इलाज करके उनको बहुत ही जो है अच्छा जो है हमने सर्विस दी और उनको स्वास्थ्य लाभ देकर वापस ज़िंदगी की लड़ाई में हमने वापस खड़ा किया। सर, हमने आपको, आप स्वास्थ्य से जुड़े हैं, मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष है और राजनीति में भी जुड़े हैं। हाल ही की अगर झुंझुनू उपचुनाव की बात की जाए तो आपने अपनी दावेदारी पेश की थी और आपका पूरा समाज आपके साथ था, हमने देखा। और आप समाज में एक्टिव रहते हैं, समाज के दरमियान रहते हैं। फिर पार्टी ने आपकी टिकट कटी, उसके बाद भी आपकी समाज के लोग और सारे लोग आपके जो समर्थक है वो आपके साथ खड़े थे। फिर आपने इस स्थिति को आपने कैसे संभाला? देखिए, क्या होता है कि जब भी पार्टियों में चुनाव के लिए टिकट देने की बात होती है तो हर वर्ग से, हर समाज से टिकट की दावेदारी आती है जी। उसी को देखते हुए मैंने भी अपनी दावेदारी रखी, क्योंकि हमारे समाज का देखें और एक मूल ओबीसी का देखें तो बहुत बड़ा वर्ग है जो कि हर बार टिकट से वंचित रहा है जी। तो उसकी उचित जो भागीदारी हो रही है वो सरकार में वो हो नहीं पा रही थी जी। तो उसको देखते हुए हमने टिकट के लिए दावेदारी की। हालांकि पार्टियों के टिकट देने के अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं, हो सकता है मैं उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठा हो, तो उन्होंने टिकट जो है वो मामू जी को दी। और उसके बाद देखिए, जब भी टिकट कटती है तो आक्रोश होना स्वाभाविक होता है ना। समाज के लोगों में भी आक्रोश था और मैं समर्थकों में भी आक्रोश था। और एक बात को आप समझोगे, कोई माँ है
वो ऐसा नहीं है कि अभी कभी भी अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। जी वो हमेशा प्यार करती है, परंतु उसको भी माँ दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। बिल्कुल। तो जब तक आप अपने हक की मांग नहीं करोगे, जब तक आप के साथ जो अन्याय हुआ है, हो सकता है वो पार्टी की नज़र में न्याय हो, बट वो आपके लिए अगर अन्याय हो रहा है तो आप अगर उसका विरोध नहीं करोगे तो उस स्थिति में आपकी बातें सुनती नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि आपको अपनी बातें सुनवाने के लिए, अपने समाज के हितों की रक्षा करने के लिए जो वंचित लोग जो हैं, जो एक मुख्य धारा में आने से रह रहे हैं, उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आप आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप थोड़ी सी आवाज़ उठाते हैं तभी पार्टियाँ सुन लेती हैं। कई बार आवाज़ को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना होता है, तब जाके पार्टियाँ सुनती हैं। इस बार पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि किसी भी कार्यकर्ता को ज़्यादा जो है कसमकस में नहीं आना पड़े। अगर किसी के मन में असंतोष है तो उसको तुरंत ही सुना जाए। 2 ही दिनों में पार्टी ने हमारी बात सुनी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया, ससम्मान उन्होंने आगे आने वाले चुनावों में, आगे आने वाली जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां हैं उसमें समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात करी। और जो समाज के वंचित लोगों के काम हैं, हालांकि विधायक तो अपने स्तर पे करेंगे, परंतु उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे भी ये कहा है कि आप भी अपने लेवल पे अगर काम लेके आएंगे समाज के वंचित लोगों का, अपने समाज के लोगों का, तो वो काम प्राथमिकता से किए जाएंगे। डॉक्टर कमल चंद सैनी जी को क्या लगता है, जब डॉक्टर साहब की टिकट कटी तो उनकी कौम में, सैनी समाज में और उनके समर्थकों में एक तरीके से नाराज़गी देखने को मिली थी। अब उपचुनाव में क्या लगता है कि कौम पार्टी के साथ रहेगी, या फिर ऐसा तो नहीं है कि नाराज़गी की वजह से कोई और रास्ता इख्तियार कर ले? नहीं, देखिए, नाराज़गी की वजह से रास्ता इख्तियार करना होता तो फिर हम चुनाव ही लड़ते जी, है ना, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका तो फिर अपनी नाराज़गी को दिखाने का चुनाव लड़ना ही होता है ना जी, है ना। हमारे सैनिक समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का वफादार रहा है। इवन झुंझुनू में तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का श्रेय ही सैनिक समाज को जाता है। तो हमारा जो वोटर है वो मूल रूप से बीजेपी का ही वोटर है। हम सभी बीजेपी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं और हमारा समाज जो है वो अपने हकों की मांग कर रहा है। लेकिन हकों की, आज वही बात है ना, मैंने आपको पहले भी कहा कि बच्चा रोएगा तो अपनी माँ के सामने रोएगा, दूसरों की माँ के सामने रोने से, दूसरे परिवार में जाके रोने से उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। जहाँ आपकी बात मानी जाती है आप वहीं बोलोगे जी। तो बात मानी यहीं जाती है। हम इन्हीं के सामने विरोध करेंगे, इन्हीं के सामने बोलेंगे, और जब हमारी बात जो हम चाह रहे हैं, ठीक है, हमेशा इंसान को कभी पूरा नहीं मिलता, सब कुछ नहीं मिलता। आपको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिला होगा, मुझे मेरी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिला होगा, बट अब समाज की अगर मुख्य चीज़ें, मुख्य मांगें मान ली जाती है तो आपको अपनी पार्टी के साथ रहना चाहिए। तो वैसा ही मैंने डिसीजन लिया, पार्टी के साथ है, और समाज 70 से 80% की रेशो में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। देखिए 20-30% वोट तो किसी भी समाज के, दूसरी पार्टी भी है, उसकी भी विचारधारा है, उससे जुड़े हुए भी लोग हो सकते हैं, लेकिन 70 से 80% लोग हमारे समाज के और जो हैं मेरे समर्थक, वो सारे के सारे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आज से ही हमने जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है कि घर घर जाके 1 to 1 हमारे एक समर्थक से, हमारे एक कार्यकर्ता से, और जो लोग जो भी विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, उन सभी को पार्टी के पक्ष में करके और हम पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की। डॉक्टर साहब, कल राजेंद्र बांबू जी की नामांकन सभा थी, उसमें सारे झुंझुनों के जो भाजपा के नेता है वो नजर आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, प्रदेशाध्यक्ष आए थे, केंद्रीय मंत्री भी आए थे, हमने आपको भी वहाँ पर देखा था। तो नामांकन सभा के बाद लोगों में ये चर्चाएं हैं कि इस बार, इससे अगर पिछले चुनाव देखे जाएं तो पार्टी के नेता जो निर्दलीय बागी हो जाया करते थे, तो उसकी वजह से यहाँ से बीजेपी की सीट जो है वो नहीं निकल पाती थी। इस बार क्या लगता है डॉक्टर साहब? देखिए, इस बार भाजपा में कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, सारा भाजपा का परिवार एकजुट है और वो एक साथ मिलके, एक ही विचारधारा के साथ होके, कंधे से कंधा मिला के हम चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को कम से कम 30 से 40 हज़ार वोटों से हम जीतेंगे। हमेशा होता क्या है कि यहाँ के लोगों में एक परिवार के प्रति रोष तो हमेशा रहता है। कांग्रेस में क्या परिवारवाद चल रहा है, लगातार पहले दादा को टिकट मिलती रही, वो यहाँ से चुनाव जीतते रहे, फिर बेटे को टिकट मिल गई, अब पोते को टिकट मिल गई इस बार। तो एक परिवारवाद का दंश है, वो तो क्या यहाँ की झुंझुनू की विधानसभा ने हमेशा झेला है। लेकिन समस्या क्या रही कि पिछले 2 चुनावों से पार्टी के अंदर अपने ही लोग किस कारण से
जो है, चाहे अति महत्वाकांक्षा के चलते देख लीजिए, या राजनीति में जो है जल्दी से जल्दी कुछ पाने की जो लालसा रहती है, उसके चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और दोनों बार पार्टी को नुकसान पहुंचाया। इस बार भाजपा उस जो ये कार्यकर्ताओं का असंतोष रहता है दूसरे ग्रुप वालों का, उन सभी को मिटाने में कामयाब रही, उन सभी को ससम्मान पार्टी के साथ जोड़ा है। और जिस तरीके से पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, तो इस बार हम झुंझुनू की विधानसभा में कमल खिला के रहेंगे। सर, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में इस बार झुंझुनू विधानसभा में माइनॉरिटी ने भी टिकट की मांग की थी और उनका ये आरोप था कि यहाँ पर परिवारवाद है, वंशवाद है, वहाँ दादा, उसके बाद बाप, बेटा, इस तरीके से। अब क्या लगता है, बीजेपी के सारे नेता एक है और कांग्रेस में जो है माइनॉरिटी का वोट जो है वो ये माना जाता है कि कांग्रेस को ही जाता है, भाजपा को नहीं जाता है, तो इस बार इसका बेनिफिट भी मिलेगा क्या बीजेपी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं माइनॉरिटी या अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो खुद देखते रहें, खुद अपना आत्ममंथन करें कि पिछले 70 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ है, झुंझुनू विधानसभा की मैं बात करूं तो उन्होंने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। कांग्रेस के हमेशा से वो वफादार सिपाही रहे हैं, लेकिन उनको मिला क्या? ले दे के लास्ट में आते आते झुंझुनू की नगर परिषद में उनको सभापति का पद जरूर दिया जाता है, परंतु वो क्या है कि वो देते नहीं है। इनके संख्या बल ही इतना है झुंझुनू नगर परिषद में कि वो ऑटोमेटिक इनके, जब अगर किसी नगर परिषद में 30 आपको पार्षद चाहिए और 31 आप ही के समाज के जीत के आ रहे हैं, तो फिर वो आप क्या दे रहे हो? तो उनका हक है, वो तो 31-7 के साथ है, तो उनको मिलना ही मिलना है। तो इसलिए कांग्रेस ने हमेशा क्या है कि मुसलमानों से वोट लिया ही है। उनको वोट देना जब चाहा, देने की जब बात आई तब उन्होंने दिया नहीं। तो ये मुसलमानों की बात जायज़ है, उनका हक है, क्योंकि आप जिस पार्टी में रहते हो, जिस पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा है, तो उनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वो उचित प्रतिनिधित्व इस बार भी नहीं मिला। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो या तो आप अपने हितों की सुरक्षा करें, किसी भी तरीके से करें, और अगर आपको अपने हितों की सुरक्षा नहीं होती है तो इतने सालों तक हमने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से एक बार माइनॉरिटी को टिकट भी दी है ना, गुल मोहम्मद जी को टिकट दी, परंतु दुर्भाग्य से उन्हीं के समाज ने उनके ऊपर विश्वास नहीं जताया और वो विश्वास नहीं जता पाने के कारण वो कामयाब नहीं हुए। तो मेरा तो ये मानना है कि एक बार हमने तो माइनॉरिटी के ऊपर टिकट देके उनको, उन पे विश्वास जताया, एक बार माइनॉरिटी जो है भाजपा पे विश्वास जता के देखिए क्या होता है। किसी पार्टी की एक विचारधारा होना एक अलग बात होती है, परंतु जब वो राज में आती है तो राज में आने के बाद उसके लिए सब पक्ष बराबर हो जाते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री है तो वो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। आज यहाँ पे भजन लाल जी मुख्यमंत्री है तो वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के हर एक नागरिक के मुख्यमंत्री है। तो मेरा ये मानना है कि आपने इतने सालों तक कांग्रेस को परखा, उसको वोट दिए, एक बार भाजपा पे विश्वास जता के देखें, आपको उचित परिणाम भी मिलेंगे। आपके समाज के लिए उचित जो आपकी अपेक्षाएं होती हैं किसी भी राज से, अपन कहें कि भाई किसी भी राज में हमारे ये काम होने चाहिए, जनता का काम करना ही राज्य सरकारों का काम होता है। वो काम अगर आपके अगले 4 सालों में न हो तो देखिए इस उपचुनाव से न तो सरकार पे कोई फ़र्क पड़ना है, न आपके यहाँ पे फ़र्क उनको खुद को पड़ना। फ़र्क इतना पड़ जाएगा कि अगर झुंझुनू से भाजपा का कैंडिडेट नहीं जीतता है, हालांकि सरकारें जहाँ पे उनके कैंडिडेट नहीं जीतते वहाँ के विकास में भी ध्यान तो रखती है, लेकिन एक तो क्या होता है कि वो अपनी मर्जी से दे, एक अपना आदमी बोल के वहाँ से करवा के काम लाए, उसमें दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। अपना यहाँ का विधायक होगा तो वो अपनी विधानसभा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम लेके आएंगे। आप लोग अगर भाजपा के कैंडिडेट में विश्वास जताएंगे, अगर माइनॉरिटी के लोग, तो उसमें क्या होगा, देखो विश्वास आजकल वो बातें तो है नहीं, हर बूथ खुलता है, हर बूथ की अपने को पता चलता है कि इस बूथ से इतने वोट हैं। तो कोई ये कह दे कि साहब आपने हमें वोट नहीं दिए, सच को झुठला नहीं सकते, फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स में साफ पता चलेगा कि माइनॉरिटी। भांबू जी के बारे में लोगों का ये कहना है कि वो सरल भाव के इंसान है और माइनॉरिटी के लोग उनसे जुड़े हुए भी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, माइनॉरिटी के लोग पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था तब भी भांबू जी से काफ़ी संख्या में जुड़े थे और उनको वोट भी दिए थे, हालांकि उस मात्रा में वोट नहीं मिल पाए। वो देखिए निर्दलीय के साथ हमेशा ये दिक्कत रहती है कि निर्दलीय जब भी कैंडिडेट होता है तो समाज को, किसी भी समाज को ये लगता है कि ये जीतने वाली स्थिति में नहीं है, और जब जीतने वाली स्थिति में नहीं होता तो आप मानिए कि एक लहर के साथ 10 से 15% वोट इधर से उधर हमेशा होते हैं, हर चुनाव में होते हैं। तो वही कारण भांबू जी के साथ रहा। फिर भी माइनॉरिटी ने भांबू जी पे विश्वास जताया, काफ़ी अच्छा विश्वास दिया, अच्छी संख्या में वोट भी दिए। तो मैं तो यही
प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा माइनॉरिटी समाज से कि जिस तरह से आपने पिछले चुनाव में भांबू जी पे विश्वास जताया, इस बार भी आप भांबू जी पे विश्वास जताइए। आपके काम जो है वो ज़रूर होंगे, और अगर कहीं से भी अगर आपको लगता है कि क्या पता हमारे काम होंगे नहीं होंगे, तो आपके जो भी मोजीज आदमी हैं, जी व्यक्ति हैं, वो सब आएँ, बैठें, बातचीत करें। अगर उनको ज़रूरत लगती है तो मैं साथ बैठ जाऊंगा, और समाज के जितने भी काम हैं उनकी, देखिए अब तो ये उपचुनाव है, इसमें तो अपन गारंटी भी ले सकते हैं चाहे वो जीते या नहीं जीते, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि तो वही रहने हैं। बिल्कुल। तो वो ये भी नहीं कह सकता, या कोई भी उम्मीदवार जो उपचुनाव में ये नहीं कह सकता कि साहब मैं नहीं जीतूंगा तो मैं काम नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि नहीं जीतने वाली स्थिति में भी वो सरकार के प्रतिनिधि हैं। तो समाज के काम जो होंगे, समाज के लोगों का जो उचित प्रतिनिधित्व होगा वो जरूर होगा। तो मैं चाहूँगा कि माइनॉरिटी समाज है वो पूरा का पूरा जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके भाजपा के साथ आए, सरकार के पास जो है अपना प्रतिनिधि भेजें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा पाएंगे। बिल्कुल सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमल चंद सैनी जी, जो कि केसरी हॉस्पिटल झुंझुनू के ऑनर है। और अगर डॉक्टर साहब की बात की जाए तो डॉक्टर होने के साथ साथ भाजपा के नेता माने जाते हैं और समाज सेवी भी माने जाते हैं। डॉक्टर साहब का माइनॉरिटी को बहुत बड़ा मैसेज है कि माइनॉरिटी ने 75 साल तक कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया है। झुंझुनू की अगर बात की जाए तो सभापति के पद तक ही इनको महदूद रखा है, जबकि इनके खुद के पार्षद होते हैं तो वो तो पद मिल जाना है। और माइनॉरिटी को ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि राज्य में हमारी सरकार है, माइनॉरिटी के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं वो हमारे साथ आकर, मेरे साथ, मैं उनका प्रतिनिधित्व बन के उनके साथ रहूँगा, कोई भी उनकी मांगें होगी वो मानी जाएगी। और इस बार वो भाजपा पर विश्वास जताएं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।